नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उपचुनाव में 10 का दम। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के अखाड़े में अलग अलग राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। इंडिया और एनडीए गठबंधन तो आमने सामने है ही, लेकिन इन गठबंधनों के भीतर भी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए जोर लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कम से कम 2 सीटों की डिमांड है, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट देना चाहती है। एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल ने ज्यादा सीटों की डिमांड की है, जबकि भाजपा निषाद पार्टी की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। गठबंधन से बाहर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में उन्होंने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर ही दिया है। एक तरफ गठबंधन के भीतर घमासान, दूसरी तरफ वोट काटने वाले राजनीतिक दलों की चुनाव में उतरने की घोषणा इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है। दरअसल साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी भी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर चुकी है। इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव भले ही न जीते, लेकिन दलित और मुस्लिम वोट का विभाजन कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोनों गठबंधन की भीतर जो सीट बंटवारे को लेकर भी तनातनी है, वो देखने को मिल रही है। ऐसे में उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे? क्या भाजपा गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी या समाजवादी पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरफ लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बाजी मार लेगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी चर्चा, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। गठबंधन ने जनता के मुद्दों पर लड़ा और एनडीए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने मीट मछली, मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ा। जनता ने उनको नकार दिया, क्योंकि जनता अपने मुद्दों पर बात चाहती है और मुद्दे चाहे महंगाई हो चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, दलितों पिछड़ों पर जो अत्याचार है किसी से छिपा नहीं है, सामाजिक न्याय की बात है, जाति जनगणना की बात है, बीजेपी इस पर चुप है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने के लिए बैठी है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बात चल रही है। शीघ्र ही आपके सामने सीटों का बंटवारा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अहरनिश काम करने वाला राजनीतिक दल है। ये कोई चुनाव में सक्रिय नहीं होता है। पार्टी की बूथ की इकाइयां लगातार कार्यक्रमों को करती है, लगातार सक्रिय रहती है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, पार्टी इस समय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है। जहाँ जीते हैं वहां जीत के कारण क्या है, जहाँ पराजय हुए है पराजय के कारण क्या है, इसकी समीक्षा भी कर रही है और आने वाले उपचुनाव की तैयारी भी कर रही है। जहां जहां भी उपचुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, भाजपा विजय पताका लहराए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। तो देखिए, उपचुनाव है और उपचुनाव में दोनों ही दल दमखम से जुट गए हैं। और दूसरी तरफ खासतौर पर बीएसपी की हम बात करें या फिर आज़ाद की हम बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, ये भी उपचुनाव में उतर रहे हैं। यानी ये भी अपना पूरा दम लगाएंगे और आने वाले समय में उपचुनाव से पहले की अगर ये तस्वीर है, ये सेमीफाइनल है, तो इसमें अच्छा प्रदर्शन करना अनिवार्य हो जाता है दलों के लिए, इसलिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखें तो राजनीतिक दलों के अंदर, खासतौर पर इंडिया और एनडीए गठबंधन, इनके अंदर सीटों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि दलों के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ खबर यह आई कि निषाद पार्टी से जो है सीटों की डिमांड की गई, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो निषाद साहब पहुंच गए दिल्ली। वहीं खबर ये भी आई कि आरएलडी भी 5 सीटें मांग रही है इस उपचुनाव में, ये भी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि अंदर खाने क्या हकीकत है ये तो दल बताएंगे ही। वहीं समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस भी दमखम लगा रही है और उनका मानना है कि 2 सीटें उन्हें मिलें। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो अंदर खाने खबरें चल रही हैं, जो चर्चाओं का दौर है, वो बता रही है कि एक ही सीट में कांग्रेस को संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरह के जवाब उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे चर्चा उन्हीं से होगी और सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अब दौर बदल गया है और जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में सीटों पर हुआ है तमाम दलों का, उससे आगे चर्चा ये हो जाती है कि अब सेमीफाइनल में किसका क्या पोजीशन रहने वाला है। हमारे साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी से बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, बहुत स्वागत है आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। अशोक कुमार जी हमारे साथ सपा से बने हुए हैं, आपका भी स्वागत अशोक कुमार जी। और रोशन जमीर जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत सर। रोशन जी, आप ही से शुरुआत। उपचुनाव 10 सीटों पर, सबसे ज्यादा नंबर उत्तर प्रदेश में जहां पर उपचुनाव होने हैं जिन सीटों पर, और खासतौर पर राजनीतिक दल इसलिए भी दमखम लगा रहे हैं क्योंकि उपचुनाव से ही एक संदेश जाएगा, एक सेमीफाइनल का जो रिजल्ट आएगा कि आने वाले 2027 के लिए जनता के बीच जन समर्थन किसने ज्यादा हासिल किया। तो अपने जोर आजमाइश तो है ही, लेकिन जो गठबंधन है उनके अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऊपर से अब
खुद राहुल गांधी साहब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और जाहिर सी बात है कि उनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक संदेश कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूती का भी देना होगा, तो इसलिए वो भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं सीटों की। रोशन साहब जी, पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और हमारे वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं सबको मेरा नमन। देखिए, जो ये उपचुनाव की बात हो रही है और इसको लिंक करके देखा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है 2027 का जी। तो मेरा विचार ऐसा नहीं है। वजह यह है कि अभी 2027 में 2 साल के लगभग का समय बाकी है और 2 साल में राजनीति किस करवट बैठेगी वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत सारा पानी गंगा में बह चुका होगा, तब तक बहुत सारे राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। अभी इस चुनाव के इस रूप में देखना होगा कि ताजा जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से एक कड़ा मैसेज दिया। ये जो जनादेश आया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आया ही आया। अन्य जगहों की बात छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं था। और जहां तक बात है विपक्ष के लिए तो वो उनके लिए प्रेरणादायी था, इसलिए कि बहुत सारे जगहों पर, खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर गया। लेकिन ये एक उबाल था, एक तरह से नाराजगी जो थी सत्ताधारी पक्ष से या उनके संगठनात्मक जो कमियां थी उसको जनता ने उजागर किया। लेकिन उपचुनाव में कोई जरूरी नहीं है कि वही ट्रेंड जारी रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मुख्य चुनाव हुए हैं उसके बाद जब उपचुनाव हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि उसी पैटर्न पर रिजल्ट आए। ऐसा हो सकता है कि चूंकि भी माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, आपने देखा भी होगा, पेपर लीक के मामले में कड़े कानून बनाना हो, नौकरियों में भर्ती के लिए पहल करनी हो, ओपीएस पर उनकी कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पास हो जाती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाएंगे। तो बहुत सारे जनमुखी मुद्दे भी वो भी लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा विपक्ष के ही खाते में जा रहा है। तो ये चुनाव दिलचस्प होगा देखना। सिर्फ सीटों, देखिए जहां तक मेरी समझ है कि विधानसभा में इन सीटों के आने न आने से पक्ष के या विपक्ष के किसी पे कोई सत्ता परिवर्तन जैसा तो कोई असर पड़ नहीं रहा है। तो निश्चित तौर से इसमें जोर तो लोग आजमाएंगे, क्योंकि एक मोरल बढ़ता है, उनका नैतिक साहस बढ़ता है कि अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो। एक बात की तरफ आपने बड़ा ध्यान आकृष्ट करवाया कि जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया में खास तौर से सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें बहुत विवाद में नहीं जाएंगे लोग, ये मुद्दे सुलझ जाएंगे। इसलिए कि उनको भी पता है कि 10 में 1 सीट दे ही रहे हैं, 1 सीट और देते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है और ना इससे विधानसभा के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ता है। इसी तरह का परिवेश जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ भी होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि निश्चित तौर से जिसकी भी जीत हो, अच्छे जो है नियत के साथ लोग सरकार में भागीदारी करें और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और अच्छा काम करे। अशोक जी, मामला ये है कि जिस तरीके से जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड हुआ, उस ट्रेंड को बीजेपी ने समझ लिया और वो अपने काम में जुट गई। ओपीएस का भी जिक्र हो गया, जो परीक्षा है उसको लेकर भी कानून ला दिया गया, हालांकि उसको लेकर चर्चा हो रही है, लाया नहीं गया है, माफ कीजिए। तो ये तमाम चीजें समझ गई है बीजेपी और उस पर काम करना उसने शुरू कर दिया है। जो हमें बाइट मिली उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया कि तमाम समय पर बीजेपी चुनावी मूड में होती है और उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव, जो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, उसको लेकर भी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और रोशन जी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ट्रेंड वैसा ही हो, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये भी है कि दलों के अंदर खटपट चल रही है। अशोक जी, तैयारियां आपकी? जी जी पारुल जी, देखिए हमारी तैयारियां तो लोकसभा के चुनाव से ही चल रही हैं, जो कि लगातार चल रही है। अब 2027 के संदर्भ में चल रही हैं और ये चुनाव संदर्भ में तो चल ही रही है लगातार जी। तो हमारी तैयारियां क्या है? हमारी तैयारियां जनता से कनेक्ट, जो जनता से हमने कनेक्ट स्थापित किया है, संपर्क स्थापित किया है। हमारा जो सीधा संपर्क हुआ है जनता के साथ में, और जनता हमारे साथ आई है, जब हम जनता के साथ गए। सच्चाई है, दलित वर्ग बहुत बड़ी अहमियत रखता है चुनाव, और दलित वर्ग हमारे साथ पूरी तरह जुड़ गया। पिछड़ा वर्ग पहले से भी था और कुछ और अधिक आया, पहले से भी था, कुछ और अधिक आया, और दलित वर्ग लगभग पूरा का पूरा आ गया है। तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
अब अगड़ों में भी हमारे साथ लोगों ने हमें इस चुनाव में देखा है, चाहे बलिया का चुनाव हो चाहे और भी कहीं का चुनाव हो, अगड़ों ने भी ब्राह्मण वर्ग ने खासतौर से और क्षत्रिय वर्ग ने खासतौर से, जी दोनों ने हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षत्रिय वर्ग हमारे साथ आया, तो क्षत्रिय वर्ग भी आया, वैश्य भी हमारे साथ धीरे धीरे आ रहे हैं, आए भी। तो सर्व समाज हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है। जैसे एक बड़ी पार्टी का साथ जुड़ता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी हो चुकी है और राष्ट्रीय संदर्भ में पार्टी हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर हमको लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने ही 240 ला के खड़ा कर दिया है। भाजपा 240 पे आने वाली नहीं थी। 240 पे उत्तर प्रदेश अगर इतना बड़ा संस्कार न बढ़ता, इतना बड़ा मैंडेट न देता, तो 240 पे आ नहीं पाती। ये चर्चा पूरे देश में हो गई है और पीडीए की चर्चा पूरे देश में हो गई। पीडीए ने एक बड़ा आकार ले लिया है और वो बड़ा आकार धीरे धीरे चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा, 2027 में दिखाई पड़ेगा और अन्य प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी पीडीए दिखाई पड़ेगा। सच्चाई ये है माननीय यादव जी, इस समय राष्ट्रीय छवि के नेता हो चुके हैं पूरी तरह से। राष्ट्र को उनसे उम्मीदें हैं, स्वस्थ तरीके से बढ़िया तरीके से संसद चलाने में उनकी भूमिका रहेगी, संसद अच्छी तरह चले। जो खबरें अशोक जी निकल कर आ रही हैं कि 2 सीटें कांग्रेस मांग रही है, आप लोग 1 पर सहमति चाहते हैं, ये सही है क्या? देखिए, सीटों पे आपसी बातचीत हल हो जाएगी, उसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीटें जैसा हम चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे, दोनों आपस में मिलकर बैठ करके सीटें बांट लेंगे, सीटों में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं बात बड़े संदर्भ में कर रहा हूँ कि बड़े संदर्भ में इसमें जनता से हमारा कनेक्ट पूरी तरह से बना हुआ है, जो कि लगातार चल रहा है, जो कि लगातार उपचुनाव में भी चलेगा और उपचुनाव हमारे पक्ष में जाने वाले हैं। 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले। ठीक है, 10 की 10 सीटों पर आप दावा ठोक रहे हैं। मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ। वाचस्पति जी, अब राहुल जी बड़े पद पर हैं और नीति सदन हो गए हैं और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की सपा है, लेकिन देश में विपक्षी बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है और इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव में अगर आपको एक ही सीट से संतोष करना पड़े तो ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उभरना चाहती है, उत्तर प्रदेश में वापस पैठ बनाना चाहती है, आप कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हम पूरे प्रयास में हैं कि हमें 2 नहीं 3 सीटें कम से कम ऑफर हो, क्योंकि ये 3 सीटों पर हमारा मजबूती से दावा बनता है जी। और 2 की 1 की बात नहीं, हम 3 पे बात कर रहे हैं। जहां तक परिदृश्य की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों के चेहरों पर भाजपा ने लगातार वोट मांगे। जो परिदृश्य लोकसभा चुनाव में थे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ गया, अग्निवीर योजना पे कोई फर्क नहीं पड़ गया है, महंगाई लगातार मुतवातर बढ़ रही है। इसके साथ साथ पीडीए की जो बात थी, उसके साथ साथ कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के आ जाने के साथ सवर्ण का वोट उनके साथ बढ़ा है। कुल मिला के जो हमारा गठबंधन है वो तेजी से आगे बढ़ा है। जो हमारे सपा के भाई कह रहे थे, सच बात है कि हम 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। इनके अंदर बहुत सिरफुटवल चल रही है, भाजपा के अंदर वो सिरफुटवल और आगे जारी रहेगी, क्योंकि रिजेंटमेंट जो है जो जनता का वो बहुत खिलाफ भाजपा के जा रहा है। पेपर लीक का बात कर लीजिएगा, चाहे और अन्य मामले हैं उन पे आप बात कर लीजिएगा, जिस तरीके से बुलडोजर चले हैं उन पर बात कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बात ही आपसे कही थी, संविधान पे जो मसला चल रहा था, हम उस पर और ज्यादा रिजिड हो गए हैं। आप देखिए शंगुल को किस तरीके से वहां पर रखने की कोशिश की गई। ये लोकशाही है, सत्ता, ये कोई राजतंत्र नहीं है। जब शंगुल नेहरू जी को दिया गया था तब उन्होंने उसको इलाहाबाद में रखवा दिया था और किसी भी प्रधानमंत्री ने नेहरू जी की बात छोड़ दीजिए, इवन भाजपा के प्रधानमंत्री आधे घंटे के कार्यक्रम में नेहरू जी को भी डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा फिर हमें टाइम चाहिए होगा। मैं शॉर्ट में आपसे पूछती हूँ, 3 सीटें आप मांग रहे हैं, 3 सीटों पर आपसे जो डिस्कशन चल रहा है वहां तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बात बने। तो क्या 3 सीटें मिलेंगी तो आप साथ रहेंगे या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, कॉम्प्रोमाइज तो राजनीति में होता ही है, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है हमेशा। आपको बार्गेन है नहीं, बार्गेन तो होता ही है, और जो दल जिस राज्य में बड़ा होता है तो उसको बड़ा भाई के तौर पे माना जाता है। आपके साथ हो सकता है, आप उसे स्वीकारेंगे, इसलिए मैंने शुरुआती दौर में सवाल किया कि देश में बड़ी विपक्षी पार्टी तो आप हैं और अगर 3 सीटें भी आपको नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, तो फिर उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने का जो दोबारा आप सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? इसलिए सवाल था सर। अब लौट रहे हैं, रुक जाइए, हम बीजेपी के पास चले जाते हैं, अश्विनी जी भी वेट कर रहे हैं।
अश्विनी जी, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर, खबरें निकल कर आ रही हैं। निषाद जी खुश नहीं हैं, उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, एक सीट मांग रहे थे वो भी नहीं मिल रही है उन्हें उपचुनाव में। और फिर आरएलडी की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, और उधर कांग्रेस और बाकी दल तो हैं ही, इंडिया अलायंस तो है ही, उसके अलावा बीएसपी और आजाद चंद्रशेखर की पार्टी है। समस्या ही समस्या है सर। अरुण जी, देखिए कोई समस्या नहीं है। जो समस्या आनी थी, कार्यकर्ताओं के बीच में हम जा रहे हैं, जो समस्या उनकी अगर रही होगी वो आ चुकी लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें घट चुकी उत्तर प्रदेश में जितनी घटनी थी। अब हम लोग उस चीजों को समझा लेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या विरोधी पक्ष में है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। हमारे यहाँ एक आध सीटों की बात होगी, हमारा वोट बैंक किसी और में शिफ्ट नहीं हो रहा, दूसरे का हमारे में नहीं हुआ है, हमारे जो गठबंधन वाले हैं। कांग्रेस की लड़ाई, समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के ही वोट से ये लोग बड़े हुए हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को 6 सीटें पाकर थोड़ा सा उछलता हुआ महसूस कर रही है। तो ये तो डर और भय कांग्रेस और सपा के बीच में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन सबसे कोसों दूर है। हमारे यहाँ जो भी है, हम अपनी गलती चीजों तो नहीं को कर रहे हैं। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट दे गया है सर। पारुल जी, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस हम उस समय भी नहीं थे, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। हम एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। हमारा वो लक्ष्य जो है, हम अगर 100 नंबर की बात करते हैं तो हम 99 नंबर 98 नंबर पाने की बात करते हैं। हो सकता है इस बार हमको 80 नंबर मिल गया। के साथ मीटिंग की जो खबरें निकलकर सामने आई और वो उपचुनाव में सीट को लेकर थी, ये इस पर कुछ बात करेंगे आप? क्या वाकई ये हकीकत है? देखिए, खबरों पर पारुल जी खबरों पर मत जाइए। नाराज कोई नहीं है। उनका बेटा विधायक है, उनका एक बेटा जो है पार्टी से हमारे लड़ा हार चुका है, वो स्वयं मंत्री हैं, तो कोई नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी अगर हमारी नाराजगी भी होगी तो अगर उनकी कोई सीट होगी जिस पर वो जीते होंगे और वो सीट पर उपचुनाव हो रहा होगा तो शायद उनको वो सीट दिया जाए। तो हमारे यहाँ वो पक्षपात नहीं होता है कि नहीं हम आपकी छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आरएलडी के साथ है, मतलब जो है चंदन चौहान जी एमपी हो चुके हैं, उनकी सीट है, वो उनको जाएगी मीरपुर की। लेकिन ये सीटें हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीटों का बहुत घमासान नहीं होता है। घमासान होना है वही कांग्रेस की अकुलाहट। देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो और उनके साथ वो लोग हैं, तो वो अब छटपटाहट है कि हमको 40 साल हो गए, 89 के बाद हम सरकार से बाहर हैं, हम कैसे फैलें, अपना जो भी विस्तार करना है कैसे विस्तार करें। तो चीजें उनके बीच में चल रही हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं पारुल जी। हम लोग देखिएगा आप भी समझ रहे हैं कि उपचुनाव में प्रदर्शन बेहतर करना है, इसलिए एक के बाद एक जनता को सौगातें देते हुए चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो युवाओं के लिए हो कि परीक्षा पेपर लीक मामले में कानून बनाने की बात, ओपीएस और भी कई मुद्दे, ताबड़तोड़ परिवार आईडी, लाभार्थियों को लाभ ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, ये कोशिशें आपकी हो रही हैं। पारुल जी, ये हमारे यहाँ देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से यहाँ पर योजनाएं यहाँ की जनता के लिए चलती आ रही हैं। उसी का ये भाग है। जो छूट गया है उसको हम आगे करेंगे। हम ये तो सतत प्रक्रिया है जो कि उत्तर प्रदेश के जनता के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, हमको आर्थिक और भौगोलिक सामाजिक सभी विकास करना है, जो हम कर रहे हैं, और उसका वो देखने को फल मिल रहा है। इसने कैंडिडेट पर भी वोट पड़ते हैं, कुछ पार्टी के सिंबल पर भी वोट पड़ते हैं रोशन जी। और इस उपचुनाव में चूंकि सीटों का डिवीजन कुछ ऐसा है कि जितनी है वो तो बचानी है, बाकी दूसरे की भी लेकर आनी है, तो इस फॉर्मूले में कौन आपको ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है रोशन जी? देखिए, पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। कोई 10 से कम पे तो आने को तैयारी नहीं है। बिल्कुल ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही इंडिया गठबंधन, ये कोई 10 से नीचे तो ले आने की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि लगभग हर आदमी की कोशिश होगी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सुधार तो इस बार करेगी। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि पिछली बार इन्होंने एक गलती की थी कि पूरे देश में इन्होंने चुनाव सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति केंद्रित कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, और कहीं कहीं इनसे टिकट वितरण में इतनी भयंकर भूल हुई कि स्थानीय
जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश था, लोगों ने उन्हें नकारा। तो निश्चित तौर से अब की टिकट वितरण में निश्चित तौर से इस विसंगति को दूर करने का प्रयत्न करेगी भारतीय जनता पार्टी। और व्यक्ति का अपना एक महत्व तो स्थापित अब हो ही चुका है कि कैंडिडेट ऐसा वैसा कैसा भी नहीं चलेगा, उसकी भी अपनी एक गरिमा होगी, एक ढंग का प्रत्याशी आपको उतारना पड़ेगा। जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये चुनाव इसी आधार पर लड़ा जाने वाला है, बाकी पार्टी का सिंबल तो काम करेगा ही करेगा। एक बात और मैं बीच में बोलना चाहता हूं कि अब की मुकाबला थोड़ा सा त्रिकोणात्मक होगा। जैसे अश्विनी भाई कह रहे थे कि इनका वोट बैंक इंटैक्ट था, इंटैक्ट नहीं था। एक्चुअल में जो 2014 में बहुजन समाज का वोट कटकर इनकी पार्टी में गया हुआ था, वो इस चुनाव में इंडिया के साथ गया। लेकिन अब चूंकि उपचुनाव में मायावती जी की उपस्थिति भी रहेगी, देखना दिलचस्प होगा कि वो डिसाइडिंग फैक्टर जो है, वोटर जो है, और दोबारा से भतीजे को उसका भी दे दिया है। भतीजे तो जोश जोश में बयान भी दे जाते हैं, फिर बाद में उनको सजा का भुगतान भी करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है वो गलती नहीं करेंगे। अश्विनी जी कह लीजिए, उसके बाद में वाचस्पति जी की सिंगल लाइन। रोशन जी देखिए, हमारा 14 में जो चुनाव हुआ 42% के आसपास हम लोग वोट पाए थे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हमारा 17 में चुनाव होता है, हम 39% यूपी में पाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसके बाद जब 19 में चुनाव होता है तो हम 49% तक पहुंच जाते हैं, और ये भी हमारा बढ़ता है। ठीक है वाचस्पति जी, पीडीए के फॉर्मूले के साथ जाना चाहेगी सपा इस बार भी उपचुनाव में भी, वो इसी रणनीति के साथ आगे भी जा रहे। कहा भी जा रहा था कि लोकसभा के साथ विधानसभा की भी तैयारी हो रही है, इसी के साथ आपको भी जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम पीडीए के साथ साथ हम और भी बात करेंगे, हम संविधान को बचाने की बात करेंगे, इसके लिए युवाओं के मुस्तकबिल की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो जन समस्याएं हैं उन पर हम जाके बात करेंगे, हम अग्निवीर के खिलाफ बात करेंगे, हम और जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ बात करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो परिवार है वो और ज्यादा बढ़े। हमें पारिवारिक मुद्दों का जो आपके ऊपर बार बार आपको एलिगेशन लगता है अशोक जी, आपकी पार्टी पर भी, आपके सहयोगी पार्टी पर भी, इसमें जो 10 उपचुनाव हैं इनमें परिवारवाद नहीं दिखने को मिलेगा, और यादव फैक्टर जिसके बाद आप बैकफुट पर आ जाते हैं, इस बार आपने उसको भी थोड़ा सा पीछे ही रखा था लोकसभा चुनाव में, वो भी आपकी रणनीति में शामिल होगा कि उसका भी ध्यान रखना है कि पार्टी पर दोबारा वो एलिगेशन नहीं आए। जी देखिए, परिवारवाद कोई न था, न है, न कभी रहेगा। नंबर 1, परिवारवाद है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। जो योग्य है वो आगे आता। अब सच्चाई ये है कि जो पीडीए आप कह रही थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आधी आबादी अगड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, सारे लोग हैं, ये सारे नाम लेता हूँ, सारे लोग उसमें हैं। दलित वर्ग खास तौर से जो हमारा बीएसपी कितना खेल बिगाड़ेगी आपको लगता है? दलित वर्ग जो जुड़ा है हमारे साथ, वो पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे साथ जुड़ा है, वो इधर उधर जाने वाला नहीं है। अब इधर उधर जाने का समय चला गया। अब मुख्य धारा में भाजपा से लड़ने के लिए खड़ा है, और भाजपा से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, 10 सीटों पर होंगे उपचुनाव, लेकिन 10 सीटों पर दमखम के साथ उतर रहे हैं तमाम 4 दल। 4 दल इसलिए त्रिकोणीय चुनाव तक कहा जाता था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी के साथ 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए उतरने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी पूरा दमखम लगाएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इन नतीजों के साथ एक और संदेश उत्तर प्रदेश में जाए कि उनकी पार्टी भी वजन रख रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं बीएसपी जो लोकसभा चुनाव से काफी निराशा उन्हें मिली, दोबारा से वो दमखम के साथ कोशिश करेंगे कि इन उपचुनाव में अच्छे नतीजे लेकर आए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये है उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का उपचुनाव, यानी सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में जीत हासिल करना या ज्यादा सीटें पाना दोनों ही दलों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन नतीजों से पता चलेगा कि जनता किस तरफ अपना झुकाव रखती है, जनता का जन समर्थन किसके साथ है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।